नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट कैरियर्स न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की डिफरेंट कैटेगरीज के एग्जाम के बारे में। तो आप जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग ने 2021 की विभिन्न कैटेगरीज की एग्जाम्स होगा उसके लिए पूरा अपना लिंक एक्टिवेट कर दिया है। जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है पर्टिकुलर पोजीशंस के एग्जाम्स के लिए, वो इस वीडियो को एकदम अंत तक देखें। पूरा डिटेल हम लोग इसके बारे में जानेंगे, आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग पूरा जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ईएसी मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिमिनरी स्टेज 1 का जो एग्जामिनेशन है उसका नोटिस नंबर है। उसका नोटिस जो रिलीज हुआ था वो 7 अप्रैल 2021 को रिलीज हुआ था और इससे आप 27 तारीख तक भर सकते हैं। हालांकि ये सारे डेट्स एक्सटेंड हो सकती है मे बी, बट फिर भी सेफ साइड के लिए आप लास्ट डेट दिया गया है, क्लोजिंग डेट, उन्हीं डेटों के से पहले अपना अगर आप इंटरेस्टेड है तो इसके लिए आवेदन कर दीजिए। बाद में वेरियस नेटवर्क इश्यूज भी हो सकती हैं ट्रैफिकिंग हाई ट्रैफिकिंग के लिए। तो उसके साथ साथ आईएएस और आईएसएस का भी सेम कैटेगरी है। आपको 7 तारीख से ये जो लिंक है उसको एक्टिवेट किया गया है और आपको 27 तारीख तक आप अगर इंटरेस्टेड है तो इसे भर सकते हैं। हालांकि जो CAPF है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की जो असिस्टेंट कमांडेंट की एग्जामिनेशन है उसका नोटिफिकेशन 15 तारीख को आया था और इसे आप 5 मई तक भर सकते हैं। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जैसे कि आप सब जानते हैं इसमें 2 पार्ट होता है, 2 पार्ट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और इसका जो डिटेल होगा उसको मैं पूरा डिस्कस करूंगा। इसका पूरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा इस एग्जामिनेशन के बारे में तो उसको मैं पूरा डिस्कस करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, आपको बहुत कुछ इन शॉर्ट इन ब्रीफ इस पूरा फॉर्म फिलअप के प्रोसीजर वगैरह के लिए एक आइडिया मिल जाएगा। तो पहला पोस्ट जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2021। और उससे पहले मैं बता देता हूँ कि इस बार टेंटिवली यूपीएससी ने कुल 400 पोस्ट निकाला है, मतलब 400 पोस्ट निकाला है। तो ये टेंटिवली, हालांकि ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो टोटल ईएसी, आईएएस, आईएसएस और सीएपीएफ को मिलाकर टोटल 400 पोस्ट निकाला गया है इस बार। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर, ये नोटिस 7 तारीख को रिलीज हुआ था। सो इसका नोटिस नंबर है 7/2021 ENGG। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आप इस पोस्ट के लिए, इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आवेदन करेंगे। तो इसके लिए आपको कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन बाय यूजिंग वेबसाइट www.upsconline.nic.in। मैंने अभी अभी जो वेबसाइट खोला था जिसमें पूरा डेट वगैरह सब मेंशन था, वही उसका ऑथेंटिक वेबसाइट है। तो वही इसमें मेंशन किया गया है upsconline.nic.in। उसी में जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। और जो इसका पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि इसका आवेदन करने का डेट है 7 तारीख से 27 तारीख तक शाम 6 बजे से पहले। तो उसके बाद नोटिफिकेशन में हम चौथे नंबर पॉइंट पे देख सकते हैं कि द एग्ज़ाम के 3 वीक बिफोर में आपको ई एडमिट कार्ड आपको इशूड हो जाएगा फॉर द पर्टिकुलर एग्ज़ाम। सो इसके अलावा ऑल द एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी व्हाइल फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन। हाँ दोस्तों, ये तो सब हम सभी जानते हैं कि वैलिड ईमेल आईडी देना पड़ेगा और एक वैलिड नंबर देना पड़ेगा। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस तक ये नंबर और ईमेल आईडी आपके पास रहना चाहिए। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो इसका फिलिम्स एग्ज़ाम्स होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है। सो आपको कॉन्शियसली देना पड़ेगा काफ़ी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहता है। और ये सब आप सभी जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग एक सबसे बड़ा ट्रैप होता है ये जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि कैटेगरीज कौन सी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली सभी जानते हैं कि इसमें जो ईएसी या पहले जिसे आईएएस कहा जाता था उसमें सिर्फ 4 कैटेगरी एलिजिबल होती हैं। आप इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड में किए हो मगर आप इन्हीं 4 कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो कैटेगरी 1 में है वो है सिविल इंजीनियरिंग, जो कैटेगरी 2 में है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कैटेगरी 3 है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कैटेगरी 4 आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। हालांकि मैं रेकमेंड करता हूँ कि जो CSE IT वगैरह है, अगर
उनमें से कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए मेरे ख्याल से बेस्ट सुटेबल जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन रहेगा। यहाँ तक इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी ये ब्रांच काफ़ी सही रहता है। इलेक्ट्रिकल में भी दे सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन, मगर मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन काफ़ी सही रहता है। तो आप कोई भी फील्ड में इंजीनियरिंग किए हो, मगर आपको अप्लाई इन्हीं 4 ब्रांच में ही करना पड़ेगा। आप केमिकल इंजीनियरिंग में किए हो, आप अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर आप कर सकते हैं तो आप मैकेनिकल में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो प्रोविज़न है वो ईएससी देता है, मतलब यूपीएससी देता है, सॉरी ईएससी नहीं देता, ईएससी तो एग्ज़ाम का नाम है, यूपीएससी आपको ये प्रोविज़न देता है। तो इस बार का जो टेंटेटिव वैकेंसी है वो है 215 इंक्लूडिंग द 7 वैकेंसीज फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। पीडब्ल्यूडी के लिए 7 वैकेंसी है, 3 वैकेंसीज फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग लेप्रोसी, मतलब जो पीडब्ल्यूडी के लिए है उनके लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए ये वैकेंसीज रिजर्व्ड है। और जो मतलब टोटल हुआ आपका 14 पोस्ट जो है वो आपका रिजर्व रहेगा डिफरेंट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। तो अब हम देख लेते हैं कि जो सिविल इंजीनियरिंग में जो कैटेगरी 1 सिविल इंजीनियरिंग में कौन सी सर्विसेज इंक्लूड होती है। तो कैटेगरी 1 में जो सिविल इंजीनियरिंग है उसमें सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस रोड्स एंड ग्रुप ए इंजीनियरिंग पोस्ट, सर्वे ऑफ इंडियन ग्रुप ए सर्विसेज, एई सिविल इन बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग, एई इन एमईएस, सर्वेयर कैडर, सेंट्रल वाटर एनर्जी ग्रुप ए सर्विसेज। तो ये जो सर्विसेज है ये सिविल इंजीनियरिंग में इंक्लूड होते हैं। और कैटेगरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रुप ए बी सर्विसेज जो इंक्लूड है वो है एईई एंड जीएसआई इंजीनियरिंग सर्विसेज ग्रेड ए, इंडियन डिफेंस सर्विसेज इंजीनियरिंग, इंडियन नेवल असेसमेंट सर्विस मैकेनिकल इंजीनियरिंग पोस्ट, इंडियन नेवल मटेरियल मैनेजमेंट सर्विस मैकेनिकल इंजीनियरिंग पोस्ट, सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग ग्रुप ए सर्विस, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस, डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस, एसएसओ 2 मैकेनिकल, सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये जो 8 कैटेगरी है ये इंक्लूडेड रहती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो है एबी सर्विसेज पोस्ट जिनके लिए रहेगा वो है सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विसेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पोस्ट, इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग, इंडियन नेवल मटेरियल मैनेजमेंट सर्विस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पोस्ट, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस ग्रेड ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पोस्ट, नेवल इंडियन नेवल अलाइनमेंट सर्विस, डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस एसएसओ इलेक्ट्रिकल, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस ग्रेड बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पोस्ट। और जो चौथी कैटेगरी है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इंडियन रेडियो रेगुलेटरी सर्विस ग्रेड ए, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ग्रेड ए, इंडियन नेवल अमार्टमेंट सर्विस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग पोस्ट, इंडियन नेवल मटेरियल मैनेजमेंट सर्विस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग पोस्ट, जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर ग्रेड बी, डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस एसएसओ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली। ये जो 6 ग्रुप है इसमें ये आपका रहेगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए। नॉर्मली ये दोनों जो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें कुछ हद तक कैंडिडेट ज़्यादा रहता है क्योंकि और पोस्ट भी कुछ सालों से इन्हीं 2 पोस्ट के लिए थोड़ा कम निकल रहा है, मगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन्हीं 2 ब्रांच में ज़्यादा रहता है क्योंकि इसका जो एलिट ब्रांचेस है जैसे कि आपका इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस या आईटी, ये सब के कैंडिडेट भी इसमें मतलब प्रेफर करते हैं इन ब्रांचेस को ईएससी के लिए। सो इसलिए काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट रहता है इन दो ब्रांचेस में। तो अभी हम देख लेते हैं कि जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा वो कितने सिटीज़ में होने वाला है। तो जो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होगा वो टोटल 42 सिटीज़ में होने वाला है, मतलब आपका 42 सिटीज़ में होने वाला है। और पूरा सिटी का लिस्ट जो है वो मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं आप यहाँ पर, या फिर आप ये जो पर्टिकुलर पीडीएफ ये आपको जो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक ऊपर में दिया गया था वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो एक बार मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो सेंटर फॉर द मेन एग्जामिनेशन होगा वो घटाकर थोड़ा कम कर दिया जाता है, मतलब वो केवल 24 सिटीज़ के को लिमिट करके रखा जाता है। तो उसका लिस्ट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट का।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो ESC का एज लिमिट होता है वो है मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स फॉर जनरल एंड economic backward candidate EWS candidate. For the candidate as for the OBC candidate it is 33 years, means 3 years relaxation, and for the ST/SC candidate it is up to 5 years relaxation. इसके अलावा भी फीमेल कैंडिडेट को भी यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो इसका जो पूरा रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है वो सभी एग्जाम की तरह ही रहता है नॉर्मली। उसका पूरा क्राइटेरिया आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। तो ये ESC है, तो इसमें बीटेक कंपलसरी है। आपको कोई भी रेपुटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या फिर AICTE अप्रूव इंस्टीट्यूट से बीटेक पास आउट होना पड़ेगा। इसके साथ ही वेरियस अदर कंडीशंस है, जैसे कि AMI और IEI के लिए वो भी मेंशन किया गया है। उसके क्राइटेरिया में अगर आप फॉलोअप होते हैं तो भी आप इन पर्टिकुलर पोस्टों के लिए अप्लाई, मतलब इन पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो और ये जो डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट है जिसने डिप्लोमा प्लस बीटेक किया है वो भी इस पर्टिकुलर मतलब एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं। अब हम इस एग्जाम की फीस देख लेते हैं। तो कैंडिडेट एक्सेप्ट फीमेल SC/ST PWD हु इज एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, मतलब ST/SC OBC ST/SC और PWD और फीमेल कैंडिडेट को छोड़कर बाकी सबको 200 रुपये का फी पेमेंट करना पड़ेगा। और जो एक्सपेंसेस होगा, जो मतलब आपका एक्स्ट्रा जो सर्विस चार्ज होगा वो भी आपको बेयर करना पड़ेगा। नॉर्मली मेरे ख्याल से कुछ चार्ज होता नहीं है, क्योंकि जो आप अगर UPI वगैरह से कर देते हैं तो इसके लिए कोई झमेला होता नहीं है, आप उसे डायरेक्ट पे कर सकते हैं। तो जो पे बाय कैश मोड ऑप्शन विल बी डीएक्टिवेटेड एट 11:59 PM ऑफ 26/4/2021। अगर आप कैश से पे करते हैं तो उसका ऑप्शन 12 बजे 26 तारीख को बंद कर दिया जाएगा। एक दिन, मतलब 27 तारीख जो इसका क्लोजिंग डेट है उससे एक दिन पहले। अब हम UPSC की दूसरी एग्जाम्स के में भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं दूसरी एग्जाम्स के लिए। और मैंने एक चीज़ नोटिस किया था कि जो IES और ISS है उसका नोटिफिकेशन लगभग सेम ही है। तो मैं कोई कवर करूँगा, वहाँ पे दोनों में सेम चीज़ ही मेंशन किया गया है और सेम कमेटी एग्ज़ाम लेता है। तो मैं दोनों को इंडिविजुअली नहीं करूँगा, किसी एक को कर लूँगा। तो अभी नेक्स्ट के को हम देखते हैं। जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो है CAPF के लिए। और CAPF का नोटिफिकेशन जो आउट हुआ था उसका डेट थोड़ा अलग है। उसका डेट है 15/4/2021 को इसका नोटिफिकेशन डेट रिलीज हुआ था। और जो IES ISS और ESC का जो जिसका नोटिफिकेशन जब रिलीज हुआ था उसका डेट था 7/4/2021, मतलब 7 तारीख को रिलीज हुआ था। ठीक इसी कारण इसका जो सबमिशन डेट है वो भी थोड़ा अलग है, वो है 5 मई 2021। और यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर में ही आपको अप्लाई करना है। कुछ खास चेंजेस नहीं है। हालांकि इसमें एक कंडीशन जो एक्स्ट्रा रहता है वो है आपका जो फिजिकल फिटनेस का कंडीशन, वो उसमें थोड़ा स्ट्रिक्टली यहाँ पे रहता है। नीचे इसके पूरा डिटेल दिया गया है। सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किन किन मतलब जो कैटेगरी है उनके लिए ये वैकेंसीज है। तो जो नंबर 1 है BSF के लिए है 35 वैकेंसीज। और जो CRPF है उसके लिए है 36, CISF के लिए है 67, ITBP के लिए है 20, SSB के लिए है 1। तो टोटल 159 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। इसका एग्जाम्स कंडक्ट किया जाएगा। ये टेंटिवली है, ये चेंज भी हो सकता है। और जो सिटीज़ जहाँ पे ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया जाएगा वो है इन पर्टिकुलर सिटीज़ों में इसका एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया जाएगा। मतलब इन 41 सिटीज़ में एग्ज़ाम्स कंडक्ट किया जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो एग्ज़ाम सेंटर्स है वो आप मतलब जहाँ पर आप जो कैंडिडेट, अगर आपका नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हुआ तो आपका चेंज भी हो सकता है। यहाँ पे पर्टिकुलरली ये बात मेंशन कर दिया गया है कि एप्लीकेशन शुड नोट दैट देयर विल बी ए सेलिंग
on the number of candidates allotted to each center except Chennai, Dispur, Kolkata and Nagpur. Allotment of the centers will be on the first apply first allot basis. अब जो इसका एज लिमिट है वो है मिनिमम 20 इयर्स एंड मैक्सिमम 25 इयर्स ऑन 1 अगस्त। तो और एज रिलैक्सेशन जो है वो सिमिलर ईएससी के तरह ही रहेगा, मतलब 3 इयर्स फॉर ओबीसी कैंडिडेट एंड फॉर एसटी एससी कैंडिडेट, एसटी एससी पीडब्ल्यूडी एंड फॉर मेनी अदर कैटेगरीज कैंडिडेट इट इज़ 5 इयर्स एंड बिसाइड दिस दूसरे एज रिलैक्सेशन कैंडिडेट को भी एज पर गवर्नमेंट रूल्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो इसका जो फीस है वो भी सेम ही रखा गया है, 200 रुपीज़ फॉर जनरल कैंडिडेट एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड फॉर एसटी एससी एंड फीमेल कैंडिडेट दे डू नॉट नीड टू पे एनी फी। और इसको भी आप सेम www.upsconline.nic.in में विजिट करके इस एप्लीकेशन इस एग्ज़ाम्स के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसका भी आप पूरा कंडीशन नीचे देख सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है। हालांकि ईएससी और बाकी आईएएस और दूसरे विभागों में मतलब कैटेगरी में ये सब पोस्ट फिजिकल टेस्ट देना नहीं पड़ता है, एज it is related to defense, so you have to go on means you have to go on through various medical examination also. तो इतना ही था सीएएफ के लिए। अभी हम देख लेते हैं आईएएस और आईएसएस की जो एडवर्टाइजमेंट है उसका डिटेल देख लेते हैं। तो ये है आईएएस और आईएसएस, मतलब इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की एग्ज़ाम नोटिफिकेशन 2021। तो ये भी 7 तारीख को ही पब्लिश हुआ था ईएससी के साथ, और इसका भी लास्ट डेट 27 अप्रैल 2021 को ही है। और इसे सेम दूसरी एग्ज़ाम की तरह upsconline.nic.in में जाकर आपको भरना पड़ेगा। और जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एंड विड्रॉल, हाँ दोस्तों, और इन एग्ज़ाम्स का एक लास्ट डेट फॉर विड्रॉल भी दिया गया है। मतलब अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो इन पर्टिकुलर एग्ज़ाम से आप अपना नाम को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इसका वेरियस कंडीशन है, यहाँ पे ये सब डिटेल्स देख सकते हैं, बाकी सारे नोटिफिकेशन में भी है। और जो ईएससी आईएएस और आपका आईएसएस है, इनका जो विड्रॉल डेट है वो है 27 अप्रैल 2021 till 4 PM, इतने के बीच में आपको फिल करना है। और विड्रॉल आपको 4/5/2021 to 10/5/2021 6 बजे से पहले आपको करना होगा अगर आप विड्रॉल करना चाहते हैं। मगर आप अगर फीस दे रहे हैं, आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है, तो मेरा ख्याल से कोई खास फ़ायदा नहीं है विड्रॉल करके, आप एग्ज़ाम दे ही दीजिए। तो यहाँ पे जो बाकी इंफॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ पे भी सेम नेगेटिव मार्किंग रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेनल्टी फॉर नेगेटिव मार्किंग। और जो पर्टिकुलर सिटीज़ जहाँ पे ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाएगा वो है अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, दिल्ली, दिसपुर, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, इलाहाबाद या प्रयागराज, शिलोंग, शिमला, तिरुवनंतपुरम। तो इसमें भी सेम कंडीशन दिया गया है कि अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा हुआ तो आपका सिटी चेंज हो सकता है। ये फास्ट अप्लाई फास्ट अलॉट के बेसिस पे रहेगा। अब जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए 15 मतलब एस्टिमेटेड पोस्ट रह सकता है, और जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस है उसके लिए 11 पोस्ट रह सकता है। तो टोटल 26 पोस्ट के लिए ये पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट है। तो इसे आप काइंडली फॉलो अप कीजिएगा। और जो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है या नंबर ऑफ पोस्ट है वो आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन चेंज भी हो सकता है। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है द कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली उसको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। इसके अलावा नेपाल, भूटान और रिफ्यूजी एज पर कैटेगरीज मेंशन मीन्स एज पर द डिटेल्स मेंशन हियर वो भी एलिजिबल रहेंगे। और जो एज लिमिट है वो होगा आपका 21 साल, और जो मैक्सिमम एज लिमिट होगा वो होगा आपका 30 साल। और सेम age relaxation will be applied in this category also.
और हाँ दोस्तों, जो इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया गया है वो है ए कैंडिडेट फॉर द इंडियन इकोनॉमिक सर्विस मस्ट हैव ऑब्टेन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, business economics from university incorporated by of an act of central state legislature India or other educational institutes established by the act of parliament declared to be deemed university under section 3 of University Grant Commission 1956 of foreign university approved by central government of India time to time. So mainly आपको यहाँ पर यही बोलना चाहते हैं कि आपको पीजी डिग्री धारक होना पड़ेगा इन पर्टिकुलर ब्रांचों में, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, इन सभी सारे विषय, इनमें से कोई भी विषय में आपने पीजी किया है तो आप इन पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं या पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं. फॉर बिसाइड दिस, ए कैंडिडेट for the Indian Statistical Service must have obtained bachelor degree with statistics, mathematics, mathematical statistics, applied statistics as one of the subject or master's degree in statistics. So और स्टेटिस्टिक्स के लिए जो अप्लाई करना चाहता है उनके लिए ये डिफरेंट क्राइटेरिया रखा गया है. उनको बैचलर डिग्री होना पड़ेगा मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स, डिग्री इन स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स, इन सब के लिए. तो ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरा नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है. और हाँ दोस्तों, मैंने एक चीज़ मेंशन करना भूल गया कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो सीएपीएफ के लिए रखा गया है, तो जो सीएपीएफ के लिए जो एजुकेशन रखा गया है वो है कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए बैचलर डिग्री ऑफ यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेटेड बाय द एक्ट ऑफ सेंट्रल. मतलब आपको किसी भी फील्ड में आपको बैचलर डिग्री होना पड़ेगा सीएपीएफ की एग्ज़ाम में बैठने के लिए. तो इसको बेसिकली आप उसके जो नोटिफिकेशन में आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं. और मेरी वेबसाइट में भी मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया गया है. और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही नए नए जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे जो ऐप है उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबाइए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें. और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक दबाकर हमें एनकरेज कीजिए. तो मिलते हैं कोई अपने नेक्स्ट वीडियो पर कोई नई वैकेंसी के साथ. टिल देन, गुड बाय, टेक केयर.